हेलो दोस्तों, गणित सब्जेक्ट का यहाँ पर लास्ट यूनिट छठा यूनिट हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मूल्यांकन। और ये यूनिट आपका 8 नंबर का है। 8 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे उन सबको मेंशन करते हुए इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम समय में सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपको समझा सकें। एक एक टॉपिक को समझते हुए चलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और गणित के बाकी सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करिए। वहाँ से दोस्तों आप यूनिट वाइज सारे वीडियोज़ को देख करके अपने गणित सब्जेक्ट की अच्छी प्रकार से और कम समय में बेस्ट तैयारी कर पाएंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक यहाँ पर आता है आकलन क्या है और क्यों जरूरी है, उस बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है आकलन को लेकर के। आकलन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संदर्भ में बच्चे की उपलब्धि और उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको सतत और योजनाबद्ध तरीके से लगातार अपन यहाँ पर ऑब्जर्व करते रहते हैं, सूचनाएं एकत्रित करते रहते हैं। इनको एकत्रित करना क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। और ये आकलन हमें क्या करता है? बच्चे की उपलब्धि के बारे में जानकारी देता है कि बच्चे को जो अधिगम करवाया गया है, जो पाठ्यक्रम बच्चे को पढ़ाया गया है, वो कितना उसने सीख लिया है, कितना उसको आ गया है। वो सारी चीज़ें उपलब्धि जो अपने को पता चलती है वो पता चलती है आकलन से, मूल्यांकन से। इसके बाद में हम बात करते हैं शिक्षक को प्रत्येक बच्चे का आकलन करना चाहिए ताकि वह निर्धारित ये कर सके, जान सके कि वे क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या उपयोग में लाते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता क्या है। आकलन का उद्देश्य परिणाम का पता लगाना मात्र ही नहीं है, अपितु बच्चे में सीखे गए उनका जो सीखना है वो कैसे होता है, बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है, किस स्पीड से सीख रहा है, किस विधि से नहीं सीख रहा है, किस विधि से सीख रहा है, तो वो सारी चीज़ें पता चलेंगी आकलन से। तो ये बेसिक जानकारी आपको आकलन के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मूल्यांकन और आकलन में आधारभूत अंतर को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि मूल्यांकन क्या होता है और आकलन क्या होता है, या दोनों सेम ही होते हैं या क्या डिफरेंस इनमें रहता है। विशेष रूप से जब हमें किसी गुणधर्म के आधार पर रैंक, ग्रेड या अन्य निर्धारण में वर्गीकृत करना हो तो हम मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। कहाँ कहाँ पर? रैंक, ग्रेड और अन्य निर्धारण में जैसे वर्गीकरण अपने को करना है तो फिर वहाँ पर क्या करेंगे? मूल्यांकन का सहारा लिया जाएगा। और बच्चों को होशियार, कमजोर, औसत के रूप में अगर अपने को बांटना है तो भी वहाँ पर क्या होगा? मूल्यांकन होगा। साथ ही हम बच्चों को कैसे सीखा है, विधियों की उपयोगिता के निर्धारण के लिए हम आकलन का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपको इनके बारे में रखनी है। और अब हम बात करते हैं आकलन के निम्न रूपों की समझ अति आवश्यक है। तो कौन कौन से रूप आकलन के महत्वपूर्ण हैं जिनकी हमें समझ होना आवश्यक है। तो अधिगम के लिए सीखना क्या हो रहा है, तो वो अधिगम में आकलन, आकलन अधिगम के रूप में, अधिगम का आकलन। तो ये 4 बिंदु आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि आकलन के कौन से रूपों की समझ अति आवश्यक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं आकलन कैसे करना है, तो उसके बारे में सबसे पहला बिंदु आता है रचनात्मक आकलन को लेकर के। रचनात्मक आकलन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, सीखने सिखाने के दौरान अधिगम प्रगति को जानने के लिए उपयोग में किया जाने वाला आकलन रचनात्मक आकलन होता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ सतत रूप से किया जाता है, लगातार किया जाता है, कंटिन्यूसली। और रचनात्मक आकलन शिक्षक, सहपाठी, स्वयं, अभिभावकों में से किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। रचनात्मक आकलन की बात हो रही है। रचनात्मक आकलन का उद्देश्य की बात आती है तो शिक्षक एवं बच्चों को सतत रूप से अधिगम की सफलताओं और कठिनाइयों के बारे में पृष्ठ पोषण देना क्या है? रचनात्मक आकलन कहलाता है। रचनात्मक आकलन की गुणवत्ता सुधार हेतु सुझाए गए नए जो सुझाव हैं इनके ऊपर निर्भर करती है। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और रचनात्मक आकलन के दौरान सुदृढ़ीकरण, क्या क्या नई चीज़ें, नवाचार जो होता है तो वो सारा क्या है मामला, उसके बारे में देखिए। रचनात्मक आकलन के दौरान सुदृढ़ीकरण विशेषतः किसी अधिगम समस्या की प्रकृति और उसके कारणों पर केंद्रित होता है। इस प्रकार आकलन शिक्षक को अधिगम समस्याओं में पहचानने, अधिगम की समस्याओं को पहचानने, उनको समझने समस्याओं को और उन्हें दूर करने में उपयुक्त जो सहायता है वो और मार्गदर्शन प्रदान करता है रचनात्मक आकलन के अंतर्गत। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, दूसरा बिंदु आता है योगात्मक आकलन को लेकर के। इसके अंतर्गत आपको जो बातें ध्यान में रखनी है उनमें महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि अधिगम के समग्र जो संदर्भ हैं इनमें किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। समग्र संदर्भों में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात जहाँ पर आ रही है, ओवरऑल मूल्यांकन की, इवैल्यूएशन की बात यहाँ पर आ रही है। यह अधिगम कार्यक्रमों, इकाई, सत्र, विषय वस्तु, अवधि या कक्षा के अंत में किया जाता है।
योगात्मक आकलन बच्चे की समग्र प्रगति का परिदृश्य प्रदान करता है। ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो इवोल्यूशन है, ओवरऑल जो मूल्यांकन है, उस बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो कि कार्यक्रम जो अधिगम के कार्यक्रम है उनमें इकाई, सत्र, विषय वस्तु जो अवधि या कक्षा के कंप्लीट होने के बाद में किया जाता है। तो ऐसे कुछ आपको की पॉइंट भी यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं। देखिए, योगात्मक मूल्यांकन से जो प्राप्त सूचनाएं हैं, इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे विद्यालय में आगे अध्ययन के लिए, शैक्षिक प्रगति जानने, चयन और प्रमाणिकता के लिए किया जाता है। यह आकलन सामान्यतः औपचारिक होकर के किसी शिक्षक या फिर विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। परीक्षण व परीक्षाएं योगात्मक आकलन के मुख्य साधन हैं। अगर आपको प्रश्न पूछता है 1 नंबर का कि योगात्मक आकलन के मुख्य साधन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है परीक्षण करना और परीक्षाएं, ये 2 क्या है, योगात्मक आकलन के मुख्य साधन हैं। और इसका जो प्रोसेस है वो सारी हमने बात कर ही ली है। अब हम नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक अपना है आकलन की प्रक्रिया के पक्ष कौन कौन से हैं। तो आकलन की प्रक्रिया के पक्षों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। आकलन की प्रक्रिया के 4 अंतः संबंधी पक्ष हैं जिनको निम्न आरेख से समझा जा सकता है। पहला यहाँ पर आता है आकलन की योजना। पहला क्या है, आकलन की योजना के बारे में। दूसरा यहाँ पर है सूचनाएं एकत्रित करेंगे। और तीसरा यहाँ पर है सूचनाओं का विश्लेषण करेंगे। चौथा है परिणामों का उपयोग हम करेंगे। तो ये आपको 4 पक्ष ध्यान रखने हैं आकलन के रिगार्डिंग। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आकलन की योजना के बारे में कि आकलन का क्रियान्वयन कैसे क्या किया जाएगा। तो उस बारे में क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, उस बारे में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। कि उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाएगा। सबसे पहले तो विधियों के बारे में निर्णय लिया जाएगा और मानकों का भी निर्णय लिया जाएगा। तो ये 3 बिंदु यहाँ पर, 3 पक्ष इसके महत्वपूर्ण रहते हैं योजना को लेकर के। दूसरा बिंदु यहाँ पर आता है सूचनाओं का संकलन या फिर एकत्रीकरण, जो एकत्रित करते हैं। शिक्षक को निर्णय लेना चाहिए कि वह कैसे होएगा, कार्य का क्रियाकलाप को बनाएगा। एकत्रीकरण के बारे में देखिए, यहाँ पर शिक्षक को निर्णय लेना चाहिए कि वह कैसे कार्य या क्रियाकलाप को बनाएगा, बच्चों को कार्यों में लगाने की पद्धति क्या रखेगा, काम करने व व्यवहार को देखने के तरीके कौन कौन से रहेंगे। तो ये सारा काम शिक्षक का रहेगा, जो सूचनाएं संकलन या फिर एकत्रीकरण के अंतर्गत आएगा। तीसरा बिंदु यहाँ पर है सूचनाओं के विश्लेषण को लेकर के। सूचनाओं के विश्लेषण में शिक्षक यह निर्णय लेगा कि सूचनाओं की गुणवत्ता क्या रहेगी, आधार का निर्धारण करेगा, मानकों का उपयोग किस प्रकार से करना है, वो सारी चीज़ें, सूचनाओं का परिणाम रूप में एकत्रीकरण किस प्रकार से करा जाएगा, तो ये शिक्षक डिसाइड करेगा। सूचनाओं चौथा पक्ष है परिणामों का उपयोग किस प्रकार से रहेगा। तो शिक्षक को निर्णय लेना चाहिए कि परिणामों का प्रतिवेदन कैसे करेगा, परिणामों का किस प्रकार अर्थ उनका निकालेगा, कार्यवाही कैसे करी जाएगी और किस किस के साथ में साझा उसको करेंगे। तो ये क्या है, परिणामों का उपयोग को लेकर के ये चारों पक्ष आपको आकलन के ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब आकलन कब करना है, इस बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, और निरंतर सतत किया जाना आवश्यक होता है, चाहिए होता है। आकलन बच्चे की उपलब्धता पर होना चाहिए, बच्चे ने क्या सीख लिया है, कितना हासिल कर लिया है, तो उन सब चीज़ों को जांचने के लिए आकलन करा जाता है, जो कि हम पहले अभी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे आकलन कब करा जाता है, जिसका पहला बिंदु है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से पूर्व आकलन के बारे में। यहाँ पर आपको बातें ध्यान रखनी है, जिसमें देखिए सामान्यतः बच्चे के विद्यालय में प्रवेश लेने पर किसी इकाई, प्रकरण, अधिगम क्षेत्र को प्रारंभ करने से पूर्व इस प्रकार का आकलन किया जाता है। यह शिक्षक को निर्धारित करने में सहायता करता है कि बच्चे को क्या क्या चाहिए, क्या क्या बच्चे को सिखाया जाना है, बच्चे को ऑलरेडी कितना क्या आता है और अब बच्चे को क्या क्या सिखाया जाना है, सीखी गई अवधारणाओं को उनके दैनिक जीवन में कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। और तीसरा बिंदु यहाँ पर है कि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कहाँ कहाँ पर मदद कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं, तो आधारभूत आकलन भी इसको कहा जा सकता है। दूसरा बिंदु यहाँ पर आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन को लेकर के। यहाँ पर बात आती है कि शिक्षण अधिगम के दौरान प्रत्येक शिक्षक को प्रक्रियात्मक आकलन करना चाहिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पाठ के विकास के दौरान बच्चों की प्रगति की जानकारी अपने को प्राप्त होती है। प्रक्रिया के दौरान 3 प्रकार के स्तरों को ध्यान में रखा जाता है। पहला यहाँ पर क्या है, बच्चों के कौशलों एवं समझ के बारे में बच्चा नहीं जानता है, बच्चा
कौशल और समझ के बारे में नहीं जानता है तो उसके बारे में जानकारी देना। दूसरा है बच्चा कौशल और समझ को विकसित कर रहा है तो उसके बारे में जानकारी लेना। बच्चों में कौशल और समझ विकसित हो चुकी है या नहीं हो चुकी है उस बारे में इसे रचनात्मक आकलन भी कहा जाता है। तो ये आपको 3 बिंदु उसके अंतर्गत ध्यान रखने हैं। इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात जो आकलन होता है उस बारे में। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस प्रकार के आकलन में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राप्त बच्चों की प्रतिक्रियाओं, कार्यों, शिक्षकों की राय, साथी बच्चों की राय, स्वयं की राय, अभिभावक की राय के अतिरिक्त परीक्षण और परीक्षाओं की भी सम्मिलित इसको में भूमिका रहती है। बच्चे की ओवरऑल प्रगति के बारे में बात होती है, समेकित राय इसमें बनाई जाती है। तो ये 3 आकलन हो गए हैं और इसके बाद में अब हम बात करते हैं आकलन के तरीके कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार से आकलन होता है। यहाँ पर देखिए आकलन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों से हो सकता है। आकलन के निम्नांकित तरीके प्रचलित हैं। सबसे पहला आता है स्व आकलन। स्व आकलन का मतलब है कि खुद से करा गया आकलन या फिर खुद का स्वयं का आकलन, तो वो क्या रहेगा, स्व आकलन। बच्चों में स्वयं की प्रगति के आकलन की योग्यता का विकास अति आवश्यक है। शिक्षक को ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए जिनसे बच्चा अपने कार्य, व्यवहार, रुचि, ज्ञान, कौशलों से प्रेरित हो सके और खुद से खुद का आकलन कर सके कि मैंने कितना पढ़ा था, उसमें से कितना मैंने सीख लिया है, कितना मुझे और सीखना बाकी है। तो वो सारी चीज़ें स्व आकलन में यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में दूसरा बिंदु आता है सहपाठी आकलन, मतलब कि अपने सहपाठी के द्वारा आकलन करा गया है, जिसमें देखिए बिंदु आपको ध्यान रखने हैं कि एक बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे के कार्य, व्यवहार, रुचि, अभिवृत्ति, ज्ञान, कौशल आदि का आकलन करना सहपाठी आकलन कहलाता है। इसके बाद में तीसरा आकलन आता है समूह आकलन। समूह आकलन मतलब ग्रुप में जो आकलन किया जा रहा है तो वो यहाँ पर रहेगा, जिसमें देखिए किसी भी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करवाना और फिर उसके दौरान सीखने और प्रगति का आकलन समूह आकलन कहलाता है। समूह में आकलन करा जाना, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। इसके बाद में चौथा आकलन है व्यक्तिगत आकलन, मतलब कि एक साक्षात्कार के रूप में जो आकलन होता है, एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चे को बुला करके आकलन करना, तो वो क्या रहता है, व्यक्तिगत आकलन रहता है। बच्चे द्वारा किसी कार्य को करने के दौरान उस पर ध्यान देते हुए किया गया आकलन व्यक्तिगत आकलन कहलाता है। तो ये क्या हो गया, एक एक बच्चे का आकलन करना, व्यक्तिगत आकलन। और यहाँ पर 5वें नंबर पर है अवलोकन। बच्चा कोई भी काम कर रहा है, कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो हो रही है, इसके दौरान विद्यालयी गतिविधियाँ, इसमें बच्चे की कितनी भागीदारी है, बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उनका जो अवलोकन है वो दूर से ही करा जा रहा है, मतलब कि अनडायरेक्टली या फिर अनौपचारिक रूप से। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी, तो वो आकलन ये रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं कॉन्फ्रेंसिंग की। आकलन की इस विधा में शिक्षक द्वारा एक साथ बहुत से बच्चों से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और प्रगति के बारे में जानकारी चर्चा करी जाती है। तो कॉन्फ्रेंसिंग रहेगी, इसको आप एक तरह से ऑनलाइन भी ले सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी, एक समूह आकलन की तरह ही ये काम करता है। 7वें नंबर पर आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार में शिक्षक प्रत्येक बच्चे से बात करके, कुछ कार्य करवा करके और उसके सबल और निर्बल पक्षों की पहचान कर सकता है। तो ये साक्षात्कार भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हम यहाँ पर एक बार और बात कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे व्यक्तिगत आकलन, तो ये भी साक्षात्कार की तरह ही काम करता है, पर साक्षात्कार में तो क्या होगा कि ये भी क्या करता है, साक्षात्कार की तरह ही काम करता है। व्यक्तिगत आकलन मतलब एक एक बच्चे का, एक एक व्यक्ति का अलग से आकलन करा जाना, तो वो सारा है यहाँ पर। और 8वें नंबर पर ध्यान रखना है आपको मौखिक प्रश्न और उत्तर। यहाँ पर जान करके इस विधि के कम समय में अधिक बच्चों का अवलोकन किया जा सकता है। लिखित रूप से अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाते हैं तो उनको मौखिक रूप से प्रश्न पूछ करके और उत्तर प्राप्त करके अपन आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 90 बिंदु पर आता है लिखित प्रश्न और उत्तर। यहाँ पर परीक्षा के रूप में भी आकलन होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक सीखने सिखाने के दौरान आए अधिगम क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार के प्रश्न निर्मित करते हैं और परीक्षा लेते हैं। तो लिखित प्रश्न और उत्तर जानकारी के भी आकलन होता है। 10वें नंबर पर 10वां प्रकार है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में देखिए, पोर्टफोलियो बच्चों के गणितीय अनुभवों जैसे बच्चों द्वारा समय समय पर किए गए कार्यों का संग्रह होता है और ये भी एक आकलन का प्रकार है। 11वें नंबर पर है कार्यपत्रक। बच्चों के किसी अधिगम क्षेत्र की समझ को देखने और आकलन के लिए कार्यपत्रक एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अधिगम का साक्ष्य है, तो कार्यपत्रक आप याद रखिएगा। 12वें नंबर पर है चेकलिस्ट।
चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चों के विशिष्ट व्यवहार को दर्ज करने का एक व्यवस्थित तरीका है जो कि एक डायरी के रूप में रहता है। तो चेकलिस्ट आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर दोस्तों एक तो एक ओवरऑल बड़ा प्रश्न, ये पूरे प्रश्नों को, पूरे प्रकारों को लेकर के पूछा जा सकता है, और एक अलग से प्रश्न भी आ सकता है कि चेकलिस्ट क्या है, 1 नंबर का प्रश्न, प्रश्नावली क्या है, या फिर पहले के जो आकलन के प्रकार रहे हैं उनको लेकर के प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का कि इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत आकलन क्या होता है, सामूहिक आकलन क्या होता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। यहाँ पर आप बात करते हैं प्रश्नावली, 13वें नंबर पर 13वां प्रकार। प्रश्नावली क्या है कि एक उपकरण ऐसा है जिससे उस अधिगम क्षेत्र की समग्र समझ की जानकारी मिल जाती है कि बच्चे को कितना आता है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग प्रश्न पूछे जाएंगे, बच्चे ने कितना सीख लिया है, उस टॉपिक को ओवरऑल आ गया है या नहीं आया है, तो वो सारी जानकारी प्रश्नावली के अंतर्गत आ जाएगी। और 14वें नंबर पर है लिखित दत्त कार्य। लिखित दत्त कार्य में देखिए इसकी संरचना इस प्रकार से की जाती है कि बच्चे किसी गणितीय अधिगम क्षेत्र के अधिगम के बारे में प्रतिक्रिया कर सकें। तो ये क्या रहेगा? लिखित दत्त कार्य के अंतर्गत बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में 15वां प्रकार है दैनिकी। दैनिकी में देखिए बच्चों से संबंधित विशिष्ट अनुभव को दैनिकी में दर्ज किया जा सकता है। अवलोकन के दौरान दर्ज की गई सूचनाएं दैनिकी का हिस्सा बन जाती है। तो एक दैनिक जो डायरी बच्चों की रहती है जिसमें बच्चों की एक्टिविटीज, बच्चों ने कितना सीख लिया है, क्या क्या उनको डेली होमवर्क मिल रहा है, कितना बच्चों ने सीख लिया है, वो सारी चीज़ें जो उनमें ऐड करी जाती है, तो वो दैनिकी की यहाँ पर बात हो रही है। तो 15 कुछ प्रकार लगभग ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं गुणात्मक टिप्पणी क्या है। गुणात्मक टिप्पणी यह दर्शाती है कि बच्चों को किस उद्देश्य से कार्य दिया गया है, क्या उसने पूरा कर लिया है और क्या उसका तरीका सही रहा है या गलत रहा है। यह बच्चों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो गुणात्मक टिप्पणी के बारे में आपको ये जानकारी रखनी है। आगे हम बात करते हैं सीसीई यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया में गुणात्मक टिप्पणी बच्चों के निम्नांकित कार्यों अभिलेखों पर लिखी जाती है, जैसे कि आधार रेखा का मूल्यांकन प्रपत्र, वर्कशीट, कक्षा कार्य और गृह कार्य, अभ्यास पुस्तिका, साप्ताहिक समीक्षा प्रतिवेदन, शिक्षक अनुभव डायरी, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन। तो ये 6 आपको कार्य यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग को लेकर के। आकलन का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग और सूचना देना रिपोर्टिंग कहलाता है। तो इसमें देखिए रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया में आकलन के विभिन्न उपकरणों व विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के विकास और उनकी उन्नति के साक्ष्यों का व्यवस्थित रूप से आलेखन किया जाता है। दूसरी ओर रिपोर्टिंग कार्यों की उन्नति के साक्ष्यों के संदर्भ में विद्यार्थियों के उचित अधिगम स्तरों में वर्गीकरण से संबंध रखा जाता है। यह कार्य विद्यार्थियों को आगे के अधिगम के लिए सहायता करता है और साथ में ही अभिभावकों को उनके प्रगति के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। तो रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग के बारे में ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम बात करते हैं विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है। मूल्यांकन जो प्रक्रिया हो रही है, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो लगातार करा जा रहा है, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक की क्या उपयोगिता है, शिक्षक के लिए कितना उपयोगी है। प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक स्तर जानने में यहाँ पर, और प्रारंभिक स्तर जान पाएंगे तो हम ये समझ पाएंगे, शिक्षक ये समझ पाएगा कि कहाँ से पढ़ाना शुरू करना है, किस विधि से बच्चा इजीली समझ पाएगा। और अगर बच्चे को टॉपिक आधा अधूरा आ रहा है तो अब कौन सी विधि लगानी है, टॉपिक बिल्कुल जीरो से शुरू करना है या आधे अधूरे से अपन शुरू कर सकते हैं, कितना बच्चे को आता है, कितना और बताना है। तो वो सारी चीज़ें प्रारंभिक बच्चे का स्तर जान पाएगा, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता जान पाएगा और सतत और व्यापक जो योजना है वो बना पाएगा, बच्चे के सीखने के तरीके जान पाएगा, बच्चों की सफलता का एहसास उनको कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें शिक्षक के लिए उपयोगिता के अंतर्गत ध्यान रखनी है। इसके बाद में बच्चों के लिए उपयोगिता, तो ज्ञान की रचना करने में पहली बात, दूसरी बात सामाजिकता के विकास में, पहल करने की क्षमता के विकास में, सूचना के लिए सदैव तत्पर रहने में, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में। तो ये बच्चों के लिए उपयोगिता के अंतर्गत कुछ बातें ध्यान रखनी है। अभिभावकों के लिए उपयोगिता, तो शिक्षक के प्रति विश्वास यहाँ पर होएगा, प्रति विश्वास यहाँ पर विद्यालय के प्रति विश्वास होगा, और बच्चे के नैतिक सपोर्ट करने में, बच्चों के नियमित विद्यालय भेजने में और बच्चों की सीखने में मदद यहाँ पर हो पाएगी कि बच्चा कितना सीख रहा है, किस विधि से इजीली सीख पा रहा है, कौन सी विधि, कौन सी प्रक्रिया बच्चे को नहीं सिखा रही है तो उसको चेंज करने में, और बाकी सारी चीज़ें, और उनको उनकी पढ़ाई के अनुकूल वातावरण बनाने में भी सारा मूल्यांकन जो प्रक्रिया रहती है तो वो मदद करती है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत ये कुछ उपयोगिता भी ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं
सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद में प्राप्त सूचनाओं की उपयोगिता क्या रहती है। मूल्यांकन के दौरान की हमने बात कर ली है, मूल्यांकन के दौरान के बाद में। अब मूल्यांकन के बाद जो प्राप्त सूचनाएं हैं उनकी उपयोगिता क्या रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है। तो बच्चों के सीखने के विविध जो तरीके हैं इनको जान पाएंगे और उन पर समझ भी बना पाएंगे कि अब आगे क्या करना है, आगे वाले जो बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाना है। अब इन्होंने जिस विधि से ईजिली सीखा है, कम से कम समय में किस विधि से सीख पाए हैं, तो वो सारी चीज़ें समझ बनाने में मदद करेगी। और मूल्यांकन से प्राप्त जो सूचनाएं हैं वो फीडबैक लेकर के आगामी योजना बनाने में काम आएगी। और शिक्षण अधिगम योजना की सफलता जानने में, यह जानने में कि बच्चों के सीखने की गति कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो ये शिक्षक के लिए उपयोगिता यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में बच्चों के लिए उपयोगिता की बात करते हैं। तो यहाँ पर सीखने की गति को समझने में, गतिविधियों में उनकी रुचि जानने में, स्व मूल्यांकन और अन्य तरीकों की महत्ता जानने में, स्वयं के सर्वांगीण विकास की प्रगति को देखने में, यह जानने के लिए कि उनके सीखने का पैटर्न क्या है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए भी उपयोगी रहती है। और अब हम बात करते हैं अभिभावकों के लिए उपयोगिता के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों के शैक्षिक, सह शैक्षिक और सामाजिक विकास को समझने में, शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करने में, समाज में विद्यालय और शिक्षकों के कार्यों का विवरण देने के लिए प्रतिनिधि के रूप में, अन्य अभिभावक बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने में, अन्य अभिभावक बच्चों के लिए जो प्रेरणा स्रोत है वो भी बन पाएंगे। तो ये कुछ अभिभावकों के लिए उपयोगिता आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं गणित के संदर्भ में सतत और समग्र आकलन के सूचकों के बारे में। इसमें पहला बिंदु अपने यहाँ पर आता है गणितीय निरूपण के रूप में। यहाँ पर आपको तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संख्या प्रतीक, संख्या पद्धति, चित्र निरूपण, संख्या रेखा, संक्रियाओं के चिन्ह, तुलना संबंधित चिन्ह इत्यादि की समझ बच्चे को हो पाएगी, गणितीय निरूपण बच्चा सीख पाएगा। इसके बाद में दूसरा बिंदु है गणितीय मॉडलिंग। गणितीय मॉडलिंग में देखिए यहाँ पर कि संक्रिया को गणितीय संकेतों के व्यक्त करना, इबारती प्रश्नों को गणितीय मॉडल में ढालना तथा क्षेत्रफल परिमाप के सूत्रों के उपयोग की समझ बच्चा गणितीय मॉडलिंग जान पाएगा। तीसरा बिंदु आता है विजुअलाइजेशन। द्विआयामी और त्रिआयामी जो 3D चित्र हैं, जो 2D चित्र हैं, उनकी समझ बच्चे को हो पाएगी। चीज़ों की आकृतियों को पहचानना बच्चा सीख पाएगा, चित्रों की रचना करना सीख पाएगा, तो विजुअलाइजेशन में भी एक्सपर्ट हो जाएगा। यहाँ पर चौथा बिंदु है स्थानिकता। स्थानिकता में देखिए आकार और स्थान के आधार पर आकृतियों में विभेद कर पाना, एक आकृति को विविध स्थितियों में पहचान पाना, तो वो क्या रहेगी, स्थानिकता भी आ जाएगी। पांचवा यहाँ पर है अनुमान लगाना। अनुमान जो अमानक और मानक जो इकाइयाँ हैं इनके मान का अनुमान लगाना, परिवेशीय संख्या समूहों का अनुमान लगाना और माप करके अनुमान की जांच करना, तो वो अनुमान लगाना भी हो जाएगा। यहाँ पर आता है छठे नंबर पर समस्या का समाधान करना। तो मापन से संबंधित जो परिवेशीय क्रियाकलाप हैं उनके द्वारा और परिवेशीय चीज़ों का आकृतियों से संबंधित वर्गीकरण करके इत्यादि के क्रियाकलाप आदि जान पाएगा, समस्या समाधान के लिए भी एक्सपर्ट हो जाएगा। गणितीय जो तर्कशीलता है तो वो उनमें आपको ध्यान रखना है कि संख्या पद्धति के तर्क को समझना, इकाई निर्धारण के तर्क का बोध होना, आकृतियों के विभेदन के आधारों को, आकृतियों के विभेदन के आधारों को देख पाना, तो गणितीय तर्कशीलता में आपको ध्यान रखना है। और आगे है गणितीय संप्रेषण और अभिव्यक्ति। इसमें देखिए किसी प्रश्न को वैसे की वैसे हल करना और इस बात को समझा पाना, दूसरों द्वारा बताए गए हल अथवा गणितीय विचार को समझ पाना, तो गणितीय संप्रेषण और अभिव्यक्ति आ गई। आगे यहाँ पर आता है गणितीय रुझान। गणित में आनंद ले पाना, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ में प्रश्नों को हल कर पाना, नए प्रश्न खोज पाना और हल कर पाना, तो गणित के प्रति रुझान भी विकसित यहाँ पर हो जाएगा। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसके बाद में अंतिम रूप से आपको एक बिंदु ध्यान रखना है कि सतत और समग्र जो मूल्यांकन है, जो CCE है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है, वो प्रपत्रों में बच्चों को उनके काम के आधार पर दी जाने वाली जो ग्रेड है उनकी स्थिति नीचे जो दी गई है निम्नानुसार दी जा सकती है। तो A ग्रेड जो रहती है इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र रूप से बच्चा कर लेता है,
बी ग्रेड है तो शिक्षक की मदद से कर पाता है, सी ग्रेड बच्चा है तो विशेषज्ञ की मदद की आवश्यकता है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर आपको इस लास्ट यूनिट में ध्यान रखनी है, मूल्यांकन यूनिट में ध्यान रखनी है। आई होप दोस्तों गणित सब्जेक्ट के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपने अलग अलग यूनिट वीडियोज़ में देख करके सीख लिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए, वहां से आप यूनिट वाइज वीडियोस देख करके अपने गणित पेपर की तैयारी आसानी से कर पाएंगे और सारे यूनिट्स को बहुत कम समय में पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर करें, उनकी भी पढ़ाई में मदद करें। और आपको ये बात जान लेनी है कि अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको नाम मात्र शुल्क में ओनली 59 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप उसके लिए टेलीग्राम पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। बाकी आपको आपकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।